नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर मैं प्रभात कुमार बिश्नोई सभी बच्चों और अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, अर्थशास्त्र का परिचय एवं अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। नमस्कार सभी बच्चों का और सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आइए शुरू करते हैं ऑनलाइन क्लास को। आपको मालूम ही है कि कोरोना जो है उसका प्रकोप अभी थमा नहीं है और एहतियात के तौर पर अभी विद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं, इसलिए आप लोग सब बच्चे घर से ही पढ़ाई करेंगे। इससे पहले भी हमने काहुत में एक प्रश्नोत्तरी बनाकर आप लोगों के लिए डाली थी, जिसमें 11 क्वेश्चन थे, जिसका आपको जवाब देना था और बहुत सारे बच्चों ने उसमें जवाब भी दिए हैं, किंतु अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे हैं कि जिन्होंने उसको देखा भी नहीं है। तो आप सब जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि समय बीतता जाता है और साथ समय की अहमियत को जरूर समझना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, अर्थशास्त्र का परिचय। प्रकरण है हमारा अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो इस टॉपिक को शुरू करते समय सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा भूमिका में इसके लिए चलते हैं। अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। ठीक है, दो शब्द, एक अर्थ जिसका अर्थ होता है धन और दूसरा शब्द है शास्त्र अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन। इस शब्द का क्या अर्थ है? वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य की यानी सामाजिक मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और साथ ही अंग्रेजी में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ग्रीक भाषा के दो शब्द, एक है इकोश जिसका शाब्दिक अर्थ है गृह, ठीक है, दूसरा है नेमेन अर्थात प्रबंधन यानी कि गृह प्रबंधन। और गृह प्रबंधन का तात्पर्य यही है कि हमारी जो आवश्यकताएं होती है अनंत होती हैं, हमारे जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, अतः हमें अपने सीमित साधनों से अपनी रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह दुनिया भर की जो भी वस्तुएं हैं उन सब का प्रबंधन करना होता है, जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। ये अर्थशास्त्र यानी अर्थ और शास्त्र, अर्थ धन शास्त्र, तो दो शब्द हो गए ये। ठीक है, एक शब्द ये, एक शब्द ये। इसका अर्थ है धन, इसका शाब्दिक अर्थ है वैज्ञानिक अध्ययन। मैं आपको एक चीज और बताऊं, अर्थशास्त्र एक बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, 1776 में प्रोफेसर एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, यानी राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज, राष्ट्रों के
धन के स्वरूप एवं कारणों, कारण मतलब कारणों की खोज, जिसको अंग्रेजी में हम कह रहे हैं एन इंक्वायरी, एक खोज इनटू द नेचर एंड काजेस, राष्ट्रों के स्वरूप एवं कारणों की, ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज। तो इस पुस्तक का नाम याद कर लीजिए, एडम स्मिथ की पुस्तक है, 1776 में प्रकाशित हुई है ये पुस्तक, 1776 में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व अर्थशास्त्र को राजकीय अर्थव्यवस्था कहा जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजकीय अर्थव्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। अर्थात पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजकीय अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पॉलिटिक्स से संबंधित है और अर्थशास्त्र का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के साथ ही साथ होता था, ठीक है। लेकिन 1776 में डॉक्टर एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी, राष्ट्रों के धन के स्वरूप कारणों की खोज, इस पुस्तक के साथ अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्मा है, ठीक है। इसीलिए प्रोफेसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये बात आपकी बहुत अच्छे करके समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं पर। देखिए, अर्थशास्त्र एक नवीन सब्जेक्ट है, इसमें जो विषय है उसमें निरंतर विकास हो रहा है, वो बढ़ रहा है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में वृद्धि होती चली जा रही है। नए नए जो है विषय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आते जा रहे हैं। तो इस कारण से अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं बहुत अधिक हो गई, बहुत अधिकता आ गई है। इतनी अधिक हो गई हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाएं कि बारबरा बूटन, मैं आपको नाम बता रहा हूं, प्रोफेसर बारबरा बूटन, इनको कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा कि जहां कहीं 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं, वहां उनके द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की 7 परिभाषाएं होती हैं। जहां कहीं 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं, वहां उनके द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की 7 परिभाषाएं होती हैं। अब बात है ना, 7वीं परिभाषा कहां से आती है? यानी 7वीं परिभाषा उन समस्त अर्थशास्त्रों की परिभाषाओं का निष्कर्ष होता है। तो ये बारबरा बूटन, जहां कई 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं, वहां उनके द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की 7 परिभाषाएं होती है। कोटेशन ने इसको याद की थी। इसके बाद क्या हुआ, J.M. किल्स ने भी इसको और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राजकीय अर्थव्यवस्था अथवा अर्थशास्त्र ने अपनी परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। इतनी अधिक परिभाषाएं हो गई है कि अर्थशास्त्र ने अपनी परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। एक बार जैकब वाइनर से कहा गया, जैकब वाइनर
जैकब वाइनर, आप देख रहे होंगे जैकब वाइनर, ठीक है। क्या कहा गया कि अपने विज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो उन्होंने उपरीक्षा की और ये कहा कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते, मतलब उन्होंने परिभाषा देना ही नहीं चाहा। कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, ये सब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वो है जो अर्थशास्त्री करते हैं। उपरीक्षा की इस परिभाषा, लेकिन परिभाषाओं का होना बहुत जरूरी है। परिभाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात, जब हम कोई घर बनाते होता है तो उस घर की एक बाउंड्री भी रखते हैं। क्यों रखते हैं बाउंड्री? घर की बाउंड्री क्यों करते हैं? क्यों करते हैं घर की बाउंड्री? क्योंकि घर में अनावश्यक रूप से कोई आता जाता, गाय, भैंस, बकरी घर के अंदर ना घुस जाए, इसलिए बनाते हैं बाउंड्री। तो किसी भी शास्त्र की जो परिभाषा है उसकी बाउंड्री है, ताकि अन्य विषयों का ज्ञान जो है ना उसके क्षेत्र में प्रवेश ना करे। पहली बात। दूसरी बात क्या है? अर्थशास्त्र की परिभाषा देना जरूरी है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, जो नया व्यक्ति आया है, अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहा है, अगर उसे परिभाषाओं का ज्ञान करा दिया जाए तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट में, इस विषय में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। अगर आप हैं, आप नए बच्चे हैं, ठीक है, आप तो 11 से आए हैं, कक्षा 11 से पास होके आप इंटर में आए हैं। बहुत से बच्चे कक्षा 10 से पास होकर 11 में आते हैं और अर्थशास्त्र के लिए बिल्कुल नवीन सब्जेक्ट होता है, उन्होंने पढ़ा भी नहीं होता, बहुत कम पढ़ा होता है उसके बारे में। तो विषय की अगर हम परिभाषा दे देते हैं तो उनको ज्ञान हो जाता है कि क्या इसमें हमने पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को। अर्थशास्त्र की समस्त परिभाषाओं को हम 5 वर्गों में बांटते हैं। पहला है धन केंद्रित परिभाषाएं। इस वर्ग में प्रोफेसर एडम स्मिथ और उनके अनुयायी, उनके शिष्य प्रोफेसर जेडिसे, प्रोफेसर वाकर और प्रोफेसर सीनियर की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। दूसरा है कल्याण केंद्रित परिभाषाएं। इन परिभाषाओं में प्रोफेसर मार्शल सबसे प्रमुख हैं और उनके जो शिष्य हैं प्रोफेसर कैनन, प्रोफेसर पिंगू, इनकी परिभाषाओं का अध्ययन किया जाएगा। तीसरा वर्ग हमारा है सीमितता केंद्रित परिभाषाएं, अर्थात दुर्लभता केंद्रित परिभाषाएं। तो ये जो परिभाषा है प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया है, इसको 1932 में उनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ था और प्रोफेसर रॉबिन्स की पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ है 1932 में हुआ है। एडम स्मिथ की पुस्तक का प्रकाशन 1976 में हुआ है और मार्शल का हुआ है 1890 में। ये मार्शल की परिभाषा पुस्तक है का प्रकाशन हुआ, प्रकाशन वर्ष समझ लीजिए, याद रख लीजिए, बहुत जरूरी है। आपसे आ जाए एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है और इसका प्रकाशन कब हुआ। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो पुस्तक है 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा प्रकाशित कराई गई। दूसरा प्रोफेसर मार्शल की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। तो इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ है 1890 में हुआ है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत का। और प्रोफेसर रॉबिन्स की जो पुस्तक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, आर्थिक विज्ञान के प्रकृति एवं महत्व पर एक निबंध, इस पुस्तक का प्रकाशन हमने अभी बताया 1932 में हुआ है, ठीक है। तो सीमितता केंद्रित परिभाषाएं ये प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिए हैं, इसको हम कहते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। आवश्यकता विहीनता केंद्रित परिभाषा हमारे भारतीय मूल के, भारत के यानी कि एक उच्च कोटि के अर्थशास्त्री जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, विभाग अध्यक्ष, उन्होंने यानी कि प्रोफेसर, क्या नाम था उनका, प्रोफेसर जेके मेहता। तो इन्होंने अर्थशास्त्र को आवश्यकता विहीनता केंद्रित विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। इसके बाद आता है विकास केंद्रित परिभाषाएं। तो ये प्रोफेसर सैमुअल्सन और प्रोफेसर सेठ के द्वारा दी गई हैं। मैं आपको सैमुअल्सन के बारे में बता रहा हूं। प्रोफेसर सैमुअल्सन नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। आपको मैं बता दूं, यहीं पर स्पष्ट कर दे रहा हूं कि अर्थशास्त्र एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो कि आदर्श विज्ञान की श्रेणी में भी आता है, वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में भी आता है, अर्थात दोनों प्रकार का विज्ञान है, और एकमात्र ऐसा विज्ञान है जिसके अध्ययन के लिए जो वैज्ञानिक यानी कहिए विद्वान हैं अर्थशास्त्र के, जो कोई एक स्पेशल रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, कुछ विशेष देते हैं, ऐसे व्यक्ति को जैसे नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि नोबेल पुरस्कार है, शांति के लिए है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और अर्थशास्त्र, साहित्य, इनके लिए मिलता है। तो केवल आर्ट के विषय में, कला वर्ग के विषय में मात्र अर्थशास्त्री वो सब्जेक्ट है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। इसी से इसके महत्व का पता चलता है। तो ये जो विकास केंद्रित परिभाषा प्रोफेसर सैमुअल्सन और प्रोफेसर सेठ ने दी। तो अर्थशास्त्र की हम सभी परिभाषाओं को 5 वर्गों में बांटते हैं। समझ गए होंगे आप, 5 वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग है धन संबंधी परिभाषाएं या धन केंद्रित परिभाषाएं, दूसरा वर्ग है कल्याण केंद्रित परिभाषाएं, तीसरा है साधनों की सीमितता संबंधी परिभाषाएं या साधनों की दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, चौथा है आवश्यकता रहित अवसर संबंधित परिभाषाएं या आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं, और पांचवा है विकास केंद्रित परिभाषाएं। तो इन 5 वर्गों में हम अर्थशास्त्र की समस्त परिभाषाओं को बांटकर अध्ययन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला वर्ग हमारा आज हम केवल धन केंद्रित परिभाषा बताएंगे आपको, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है। धन केंद्रित परिभाषाओं में एडम स्मिथ और उनके शिष्यों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। क्या कहा है? धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। एडम स्मिथ ने एक जगह परिभाषा भी लिखी है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बहुत संक्षिप्त परिभाषा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एक दूसरे स्थान पर उन्होंने लिखा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज करता है। तो इन दोनों ही परिभाषाओं को आप याद कर लीजिए। प्रोफेसर जेबीसे, वाकर और सीनियर, इन्होंने भी अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है ना। प्रोफेसर जेबीसे, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। प्रोफेसर जेबीसे। प्रोफेसर वाकर, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन अथवा संपत्ति की विवेचना करता है। ठीक है। और प्रोफेसर सीनियर की जो परिभाषा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। प्रोफेसर सीनियर ने कहा है कि राजकीय अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित विषय सुख नहीं अपितु धन है। राजकीय अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित विषय सुख नहीं अपितु धन है। तो जितने भी ये धन संबंधी परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया। और धन, ठीक है, धन को भी संकीर्ण अर्थ में प्रयोग किया। संकीर्ण अर्थ में जैसे वस्तु है तो वस्तु को ही सम्मिलित किया, सेवाओं को धन ने नहीं माना। ठीक है। जैसे पुस्तक है,
पंखा है या अन्य कोई भी वस्तु जिसका अपना मूल्य है, ठीक है, तो उसको धन माना। अब सेवाओं की बात करें तो जैसे डॉक्टर की सेवा है, नर्स की सेवा है, वकील की सेवा है, टीचर की सेवा है या कंडक्टर की सेवा है, इन सेवाओं को उन्होंने धन में नहीं माना, केवल वस्तुओं को धन में समझा। तो धन का इन्होंने संकीर्ण अर्थ में प्रयोग किया, धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया इन्होंने। इसके कारण अर्थशास्त्र की सर्वत्र निंदा हुई। कालाइन, रस्किन बोर्ड, मॉरिस डॉव जैसे अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की कटु आलोचना की और किसी ने इसको कहा घृणित विज्ञान है, कलाइन ने इसको कहा रोटी मक्खन का शास्त्र है, निष्कर्षतम विज्ञान है, ठीक है। किसी ने इसको कहा कि अर्थशास्त्र कुबेर की विद्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन सभी अर्थशास्त्रियों ने धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया, धन को प्रमुख माना, यानी धन को इन्होंने साध्य मान लिया और व्यक्ति को साधन, धन अर्जित करने का साधन। परिणाम आपको मालूम होगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, वहां मजदूरों से 8-8 घंटे की जगह 18-18 घंटे कार्य करवाया गया और बदले में केवल 8 घंटे की मजदूरी दी गई उनको। इस प्रकार 10 घंटे की मजदूरी उनकी हड़प कर ली गई उद्योगपतियों के द्वारा और इससे जो है शोषण को जन्म मिला, शोषण की प्रथा है ना। तो ये सारी बातें इसमें हुई हैं। तो धन जो है वो साधन है, साध्य नहीं है। अब साधन और साध्य की बात कर लें, अगर हम धन को साधन मान लेंगे तो येन केन प्रकेण यानी किसी भी प्रकार से हमको धन प्राप्त करना है। अगर यही एक लक्ष्य न्यायाधीश का हो तो न्याय के विरुद्ध निर्णय सुना देगा। अगर धन प्राप्त करना ही एक लक्ष्य बन जाए तो लोग चोरी से, डाके से, किसी भी प्रकार से धन अर्जित करने में लग जाएंगे, ठीक है ना। धन क्या है? साधन, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के, लेकिन हम साध्य कौन है? साध्य तो मनुष्य। तो बहुत कटु आलोचनाएं हुई, अर्थशास्त्र की सर्वत्र निंदा हुई और इन निंदाओं से बचाने के लिए प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को कल्याणकारी रूप में उसकी परिभाषा दी है, ठीक है। तो मार्शल की परिभाषा हम कल बताएंगे। आज का हमारा जो मेन है धन केंद्रित परिभाषाएं, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम कल देख लेंगे। और अब आप जो हैं आज से अपनी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए और जो भी हम वीडियो आपके लिए शेयर कर रहे हैं आपको, उनको देखिए, उनको सुनिए, बार बार सुनिए और याद करिए, ठीक है। तो आज का इतना ही, कल मिलेंगे। नमस्कार। आप सबका धन्यवाद।